हेलो नमस्ते, मैं दरवेश आनंद आप सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार दरवेश आनंद ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बाबू, आज हम 12 फिजिक्स का अध्याय 7 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव चैप्टर से बिहार बोर्ड के द्वारा 16 वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं, उनको देखने वाले हैं, है ना। तो समय को बचाते हुए चलिए बिहार बोर्ड 16 वर्षों में चैप्टर 7 से कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं उनको क्रमवार देखते हैं, है ना। तो इसमें हमारा जो पहला प्रश्न मिलेगा वह पहला प्रश्न है कि समरूप वेग से चलयमान आवेश उत्पन्न करता है। यह प्रश्न हमारे 2010 में पूछे गए हैं। ये प्रश्न कब पूछे गए हैं? 2010 में। क्या प्रश्न है भाई? कि समरूप वेग से चलयमान आवेश उत्पन्न करता है। तो बाबू, समरूप वेग से चलयमान आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है ना। बाबू, स्थिर आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, परंतु गतिशील आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करते हैं। तो एक का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो एक का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। तो चलते हैं हम आगे के प्रश्नों पे। दूसरा प्रश्न क्या है कि लॉरेंज बल क्या है? तो बाबू, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेश भी वेग से थीटा कोण पर प्रवेश करता है तो उस आवेश पर एक बल आरोपित होता है जिसे लॉरेंज बल कहा जाता है। आई रिपीट, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेश थीटा कोण पर, ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा कोण पर प्रवेश करता है, थीटा कोण पर प्रवेश करता है, तब आवेश पर एक बल आरोपित होता है जिसे लॉरेंज बल कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? लॉरेंज बल। उसका मान कितना होता है? तो ये होता है F = QVB sin थीटा, है ना। ये लॉरेंज बल का मान होता है। कोई दिक्कत? परिभाषा हमने बोला, उसको आप लोग क्या कर लीजिएगा बाबू, लिख लीजिएगा, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र बी में भी वेग से गतिशील आवेश Q पर लगने वाला बल का व्यंजक होता है। तो हमने अभी बोला F = QVB sin थीटा होता है। तो क्या हो जाएगा? Q एक अदिश राशि है, इसको बाहर रखो, तो हो जाएगा वेक्टर B, और साइन रहता है तो क्या होता है? क्रॉस वेक्टर B। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, है ना। तो 3 नंबर का ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाओं के समानांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश E है वेग v से चलता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है बाबू, यहां पर देख लीजिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में बल रेखाओं के समानांतर, जो चुंबकीय बल रेखा यहां पर दिखाई गई है उसके समानांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश E है, माफ करो ये गलती से E हो गया है, Q, है ना, Q होना चाहिए। तो जिसका आवेश Q है v वेग से चलता है, इसके समानांतर चलता है, इधर ही चलता है v वेग से। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, तो आप जानते हो कि F = QVB sin थीटा होता है। तो हो जाएगा QVB sin थीटा। sin थीटा, थीटा क्या होता है? V और B के बीच का कोण। अब देखो तो B इसी दिशा में है और V भी आपका इसी दिशा में, अर्थात दोनों समानांतर है, और दोनों समानांतर है तो थीटा का मान कितना होगा? 0 डिग्री। तो साइन 0 कितना होता है? 0। तो QVB sin 0 तो QVB में 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। अर्थात लॉरेंज बल कितना आ जाएगा भाई? 0। लॉरेंज बल कितना आ जाएगा भाई? 0, है ना। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है हमारा अगला प्रश्न कि उदग्र ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र B में एक धनावेशित कण को क्षैतिज पूर्व की ओर फेंकने पर, बाबू उदग्र ऊपर की ओर एक चुंबकीय क्षेत्र B है, उसमें एक धनावेशित कण को क्षैतिज पूर्व की दिशा में, तो क्षैतिज पूर्व दिशा ये है, एक धनावेशित कण Q है,
उसको फेंका जाता है, उस पर लगने वाली बल की दिशा हमसे पूछ रहा है। बड़ा सिंपल है भाई, देख लीजिए कैसे। ये धन आवेशित कण है, जो धन आवेशित कण इस ओर जा रहा है। अच्छा, किसी चालक तार में धारा प्रवाह को हमने आपको समझाया था, ध्यान से समझिएगा। हमने बताया था कि यदि किसी चालक तार में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं इस दिशा में गति करेंगे तो उसमें धारा के प्रवाह को इसके विपरीत में ली जाती है, उसमें धारा की प्रवाह को विपरीत में ली जाती है। अर्थात किसी चालक में धारा प्रवाह इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत में ली जाती है। अर्थात जिधर माइनस बहेगा उसके विपरीत में आवेश बहेगा। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं क्या कि जिधर प्लस बहेगा, अरे भाई इधर माइनस बह रहा है, इधर माइनस बह रहा है, इसका मतलब इधर प्लस बह रहा है, तो जिधर प्लस बहता है उधर धारा बहता है। या कहो कि माइनस के विपरीत दिशा में धारा बहता है। तो ये आपके धनावेशित कण हैं, धनावेशित कण है, तो जिधर धनावेशित कण का प्रवाह होता है उधर धारा का प्रवाह होता है। तो जिधर आवेश बह रहा है उधर धारा बहेगा। कोई दिक्कत? अब बाबू धारा की दिशा हमारे पास है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमारे पास है, तो बल की दिशा निकालना बड़ी आसान है। बल की दिशा, बल की दिशा बाबू फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से यदि बाएं हाथ के 3 उंगली अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा बल की दिशा में, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तब मध्यमा धारा की दिशा को बताती है। या कहो कि मध्यमा धारा की दिशा में, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तब अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अब देखो, इसको कर दिए हम धारा की दिशा में, किसको? माफ करो, इसको। ये चुंबकीय क्षेत्र ना, ये चुंबकीय क्षेत्र में रहेगा, ये धारा को बताएगा, ये बल। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, कोई दिक्कत? तो चुंबकीय क्षेत्र आपका कहां है? ऊपर की ओर है। चुंबकीय क्षेत्र आपका कहां है? ऊपर की ओर है। तो चुंबकीय क्षेत्र ऊपर हो गया, है ना? अब चुंबकीय क्षेत्र ऊपर हो गया और ये आपका धारा की दिशा रहेगा मध्यमा। तो धारा तो बाहर नहीं है ना, धारा इधर की ओर है। तो आपका ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र ऊपर, ये मध्यमा धारा की दिशा इधर। तो अंगूठा कहां आ रहा है? बाहर। अंगूठा कहां आ रहा है? बाहर। अर्थात बल की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर होगा। बोलिए, किसी को दिक्कत? उम्मीद है कि आपको समझने में कठिनाई नहीं हुई होगी। देखो यहां पर तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा को धारा की दिशा में, तो अंगूठा बाहर की ओर आ रहा है, अर्थात बल को बताता है अंगूठा, है ना? चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में लॉरेंज बल के लिए कौन सही है? तो बाबू हमने अभी आपको लॉरेंज बल के लिए लिखाया F = QVB sin थीटा, अदिश रूप। जब सदिश रूप में हमने बात किया था तो बोला था Q × वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B हो जाएगा। तो ये कब होता है? जब केवल चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित हो। यदि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत क्षेत्र भी उपस्थित है तो विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर बल F बराबर होता है Q × E। यदि सदिश रूप में बात करें तो वेक्टर F बराबर Q × वेक्टर E। आवेश तो आपका अदिश राशि है, तो उस पर वेक्टर नहीं लगता। अब दोनों को जोड़ दो ना, F बराबर, यदि चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत क्षेत्र भी हो तो क्या हो जाएगा? F बराबर वेक्टर F बराबर Q × वेक्टर E, है ना? अब प्लस Q × वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B। Q कॉमन हो जाएगा ना, Q कॉमन ले लो तो हो जाएगा वेक्टर E प्लस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B।
ऑप्शन, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आप, अरे क्या यार यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया है, बस यही ना किया है, कौन सा बड़ा तीर मार लिया सर ब्रैकेट ना दे करके। नहीं दिया है ब्रैकेट, नहीं दिया है तो नहीं दिया है, और यदि दे भी दे तो कौन शिकायत कर देगा, अरे बोलो ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बाबू हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न? तो अगला प्रश्न है कि लॉरेंज बल के लिए निम्नलिखित माफ करो, लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है? यह प्रश्न हमारे 2020 में पूछे गए हैं। तो आपका कौन सा हो जाएगा? इसके लिए भी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 7 नंबर का भी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 7 नंबर का भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, है ना। चलिए 8 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गतिशील आवेशित कण का मार्ग कैसा होगा? चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश, मान लीजिए ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है बी, इसके अनुदिश कोई आवेश है क्यू गति कर रहा है v वेग से। तो आपने देखा कि लॉरेंज बल के द्वारा, अर्थात लॉरेंज बल के अनुसार F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा होता है, और ये दोनों v और b एक ही दिशा में है अर्थात समानांतर है, तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। यहां पर थीटा का मान कितना होगा? 0 डिग्री। तो F इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन 0। साइन 0 सबको कितना कर देगा? 0, अर्थात बल ही नहीं लगेगा। और जब इस आवेश पर बल ही नहीं लगेगा तो जैसे आवेश जा रहा है वैसे ही अपना जाते रहेगा, उसको कौन रोकने वाला है? तो लिख देना कि चूंकि चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर आवेश गति करता है, तब आवेश पर कोई बल कार्य नहीं करेगा या कोई बल आरोपित नहीं होगा। नहीं होगा। अतः आवेश अपने मार्ग पर गति करता रहेगा। जब कोई बल ही नहीं लगेगा तो उसको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, तो अपने मार्ग पर गति करते हुए आगे की ओर बढ़ जाएगा। और मार्ग कौन सी होगी? सरल रेखीय मार्ग। वो सीधे जा रहा है ना, तो सीधे चला जाएगा अपना भाई, तो सरल रेखीय मार्ग पर गति करते रहेगी, है ना। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे क्या प्रश्न है कि किसी क्षेत्र से गुजरता हुआ एक इलेक्ट्रॉन विक्षेपित नहीं होता है, क्या यह संभव हो सकता है कि वहां कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं हो? समझाएं। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन 18 में तो होगा भाई। ये देखो, ये गलती से आ गया भाई, ये गलती से आ गया है। इसके बाद वाले का इसमें गलत टाइपिंग हो गया है, बिना मतलब, ये सब्जेक्टिव है, इसमें ऑप्शन दे दिया है, वो गलती से हो गया। गलती से कैसे हो गया रे? गलती से। चलो देखो यहां पर, किसी क्षेत्र से गुजरता हुआ एक इलेक्ट्रॉन विक्षेपित नहीं हो रहा है, तो क्या यह संभव हो सकता है कि वहां कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं हो? अभी जैसा कि हम पिछला प्रश्न देखे कि मान लीजिए कि यहां पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है, इसमें कोई आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गति कर रहा है, तब इस पर बल नहीं लगता है, बल 0 लगता है। और बल 0 लगता है तो यह विक्षेपित नहीं होगा, ये अपने मार्ग पे ही सीधे जाएगा। अब बाबू कहने का मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र के उपस्थिति में भी बल नहीं लग रहा है और चुंबकीय क्षेत्र के अनुपस्थिति में भी बल नहीं लगेगा,
क्योंकि एफ बराबर क्यू बी बी साइन थीटा होता है। बी को भी जीरो करेंगे तो जीरो हो जाएगा ना सर। परंतु चुंबकीय क्षेत्र के उपस्थिति में आवेश की गति या तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होना चाहिए समानांतर, या प्रति समानांतर उसकी विपरीत दिशा में, क्योंकि साइन 180 के मान भी जीरो होता है। तो क्या है प्रश्न भाई कि किसी क्षेत्र से गुजरता हुआ एक इलेक्ट्रॉन विक्षेपित नहीं होता है, क्या यह संभव हो सकता है कि वहां कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं हो? समझाइए। तो आप इसको कैसे लिख दीजिएगा? तो इसको लिख दीजिएगा कि चूंकि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में भी आवेश विक्षेपित नहीं हो सकता यदि आवेश की गति चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर या प्रति समानांतर हो, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के उपस्थिति में भी आवेश विक्षेपित नहीं होगा। शर्त है क्या? जब आवेश की गति चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर या प्रति समानांतर। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भाई हमारा कि निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? इसमें से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, यह हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखिए यहां पर सबसे पहले ऑप्शन ए पर, यहां पर देख लो बाबू, चूंकि धारावाही चालक तार पर बल निकालें F इज इक्वल टू, तो ये होता है ILB साइन थीटा। अब हमको निकालना क्या है, ध्यान समझिएगा, मात्रक। भाई ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये जो भी हैं ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इनके मात्रक नहीं होते। तो मात्रक में तो इनको रखो ही नहीं, हटाओ, इनसे मात्रक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो हमको चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक निकालना है, तो यहां से B बराबर हो जाएगा F/IL। तो F क्या है भाई? बल, ऐसा ही मात्रक न्यूटन, I विद्युत धारा एम्पियर, L लंबाई मीटर। तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर यहां पर आ गया। कौन नहीं है पूछ रहा है, तो ये तो है ना, ये है, ये मात्रक होता है, ये ऑप्शन नहीं है। कौन नहीं है खोजना है, ये तो होता है। और बाबू न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर को प्यार से टेस्ला बोला जाता है, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक टेस्ला भी होता है। चलो ये भी होता है मात्रक, ये भी होता है और ये भी होता है। दूसरा, यदि चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला देखो, फाई बराबर ये होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो यहां से बी बराबर हो जाएगा फाई अपॉन ए। फाई चुंबकीय फ्लक्स, ऐसा ही मात्रक वेबर, अब प्रति ए क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये भी होता है। कौन नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होता है। तो आप ऑप्शन में टिक कौन सा लगाओगे? डी लगाओगे। ये तीनों मात्रक होता है और डी नहीं होता है। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है हमारा अगला प्रश्न? तो अगला प्रश्न है कुछ चुंबकीय क्षेत्र की बीमा है। अरे अभी तो देखें कि F बराबर ILB साइन थीटा। अभी बोले कि ये जो साइन थीटा है त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये मात्रक पर इफेक्ट नहीं डालता, तो बीमा पे भी नहीं डालेगा। तो B बराबर हो जाएगा F/IL। F बल है ना, तो बल का बीमा क्या होता है? ML/T-2 अपॉन ये I विद्युत धारा। विद्युत धारा का आपका होता है A या I, कुछ भी लिख सकते हो, A या I के रूप में दिया गया है, ऑप्शन तो I ही लेते हैं, I। और L लंबाई ना, तो इसका होता है लंबाई का L, लंबाई का L होता है। तो माफ करो, नहीं माफ क्या करोगे यार, इसका L ही होता है ना लंबाई का। हाँ, तो L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बोलो? M, L बचा क्या? नहीं बचा, तो L0 T-2
i माइनस वन, ये वन है ना, ऊपर जाएगा तो माइनस वन। कौन सा है? i माइनस वन m L0 t माइनस टू। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये देखो ना, यहाँ पर बाद में हम i माइनस वन लिखे, ये पहले लिख दिया है, तुम भी पहले लिख दो ना, क्या दिक्कत है? उससे शिकायत थोड़ी ना हो जाएगा भाई। i माइनस वन ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 11 का ए सही हो जाएगा, है ना। चलिए हम 12 नंबर चलते हैं। क्या है 12 नंबर? चुंबकीय क्षेत्र B तथा विद्युत क्षेत्र E के अनुपात का मात्रक होता है। इसका मात्रक क्या होता है? बाबू हम एक चीज आपको पढ़ाए थे चैप्टर नंबर 11 में, इस प्रश्न को 11 में रखना चाहिए था हमको। कर देंगे इसको, हम जगह धरा देंगे, 11 में लेके चलेंगे इसको। हमने पढ़ाया था कि चुंबकीय क्षेत्र, माफ करो, विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B का अनुपात प्रकाश की चाल के बराबर होता है। प्रकाश की चाल के बराबर होता है, अर्थात E अपॉन B इज इक्वल टू सी। तो इसको पलट दो, B अपॉन E पूछ रहा है, हमारे पास E अपॉन B है, तो इसको पलटो, B अपॉन E बराबर E भी पलट जाएगा, नीचे एक है ना, 1 अपॉन C हो जाएगा। अर्थात 1 अपन प्रकाश की चाल कैसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड, नीचे के नीचे वाला ऊपर, अर्थात सेकंड बटा मीटर, अर्थात सेकंड मीटर इनवर्स। 1 है ना, ऊपर जाएगा तो माइनस वन, सेकंड मीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही, करेक्ट यहाँ पे। चलिए तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, बहुत सिंपल सा था। क्या है हमारा अगला प्रश्न भाई? तो अगला प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन का वेग v इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप है। इसे समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में, B का मान कितना है? 4k कैप में छोड़ा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के गति के आवर्तकाल t की गणना करें। t बराबर वाट। बाबू जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में, अर्थात एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत कोई आवेश प्रवेश करता है तो वह वृत्तीय पथ पर गति करता है। तब वह वृत्तीय पथ पर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाली आवेश की गति हमेशा वृत्तीय होती है। तो एक चक्कर में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। एक चक्कर में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। तो बाबू यहां पर देख लो क्या हो जाएगा। आवर्तकाल चाल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला दूरी बटा समय। तो या ऐसे भी, ऐसे करो ना, इतना लंबा कहां जाओगे, डायरेक्ट हमने आपको आवर्तकाल का फॉर्मूला लिखाया था। आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या था? 2 m अपॉन QB। तो यहां पर 2 पाई का मान 3.16 m किसको गति कराया जा रहा है? इलेक्ट्रॉन ना। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻³ अपॉन Q, कौन सा आवेश? इलेक्ट्रॉन का ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू B। B मतलब क्या? चुंबकीय क्षेत्र ना। चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है? 4। K कैप तो दिशा बता रहा है ना कि ये I X और Y तल में आपका गति हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र Z दिशा में है, तभी तो हम बताएं कि लंबवत है। ये XY तल में आपका गति कर रहा है कौन? इलेक्ट्रॉन। ये आपका I कैप होता है, ये आपका J कैप होता है, और ये बाहर की ओर K कैप होता है। तो XY तल में इधर की ओर कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इस मार्कर की तरफ है, इस पेन की तरफ है। तो देखो तो 90 डिग्री कोण बनेगा ना। तो X Y Z को बताने के लिए I J K है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है? 4 लिख दो बाबू। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? चलो करते हैं। तो हो जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू
10 टू द पावर ऊपर कितना है -31 अपॉन नीचे 1.6 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -19। तो आपका ये ऊपर वाला गुना करते हैं, थोड़ा सा गुना करने में टाइम लगेगा, समय को बचाने के लिए हम तुरंत यहाँ पर फ़ोन का इस्तेमाल कर लेते हैं। और ऐसे भी आपको पहले से ज्ञात होना चाहिए कि हमको गुना भाग 3.14 नहीं आता है ना, 9.1 ये हो जाएगा 57.14 अपॉन इसको करो ना 1.6 इंटू 4 6.4 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा ये, तो ये 11 9 2 11 2 1 माइनस का 12, तो आप भाग दे दीजिए 57.14 भागा 6.4 ये रहा 8.9, कितना रहा 8.9 इंटू 10 टू दी पावर -12 सेकेंड आंसर हो जाएगा। ये इतना सेकंड आंसर हमारा आ जाएगा इस प्रश्न में, है ना। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है बाबू, तो हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्या है हमारा अगला प्रश्न? तो अगला प्रश्न है बाबू हमारा कि साइक्लोट्रॉन की बनावट, सिद्धांत तथा कार्यविधि का सचित्र वर्णन करें। यह प्रश्न 2012 में पूछा गया है। ये ऐसा प्रश्न है जिसमें लिखने का काम ज्यादा है। चलिए हम एक एक करके लिखने की कोशिश करते हैं प्यार प्यार से। सबसे पहले आप परिचय लिख सकते हैं। परिचय में क्या लिखना कि वैज्ञानिक परीक्षणों के लिए वैज्ञानिक परीक्षणों के लिए भारी धनावेशित कण ब्रैकेट में जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि को अति उच्च ऊर्जा प्रदान करने के लिए अति उच्च ऊर्जा प्रदान करने के लिए उनको त्वरित करने की एक युक्ति है। साइक्लोट्रॉन क्या है भाई? तो साइक्लोट्रॉन भारी धनावेशित कणों को त्वरित करने की एक युक्ति है, एक डिवाइस है। साइक्लोट्रॉन केवल धनावेशित कणों को ही त्वरित करती है। वो भी कैसा होना चाहिए? भारी। देखिए कैसे, अंत में आपको हम समझा देंगे कि इलेक्ट्रॉन को त्वरित क्यों नहीं कर सकती, क्यों नहीं करती। आइए आगे के बिंदु इसमें। तो हम परिचय तो लिख दिए। परिचय के पश्चात आप यहां पर रचना लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे रचना में? तो रचना में लिखिएगा, यह दो खोखले डी आकृति के धात्विक कक्षों का बना होता है, कक्षों का बना होता है जिसे डिज कहते हैं, जिसे डिज
कहते हैं। बाबू डीज को, माफ करो, डीज को उच्च आवृत्ति दोलक से जोड़ा जाता है और डीज को दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच रख दिया जाता है। कोई दिक्कत? आइए इसको चित्र के द्वारा हम समझने की कोशिश करें। क्या होता है भाई? यहां पर देखिए, होता यह है कि हमारे पास दो चुंबकीय ध्रुव होते हैं, ये, और दूसरा जो होगा वह होगा ये। माफ करो, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा कर दिए, थोड़ा छोटा ही रखते हैं। ये आपका नॉर्थ ले लिए और ये साउथ ले लिए। इसके अंदर दो डी आकृति का, इसकी दूरी थोड़ा सा हम ज्यादा कर देते हैं भाई, तो थोड़ा सा बेहतर हो जाए शायद। यहां पर देखो, यहां पर दो डी आकृति का धात्विक कक्ष होता है जिसे हम डीज कहते हैं। ये आपका हो गया डीज 1 और ये हो गया आपका डीज 2। डीज 2। अब बाबू आप जानते हो कि चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर होती हैं। बी, ये 3D चित्र है भाई, समझिएगा। डीज ऐसे रखा है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऊपर से नीचे की ओर है, अर्थात डीज के लंबवत है चुंबकीय बल रेखाएं। डीज में ऊपर से अंदर क्यों रख रही है? अगर डीज को ऐसे कर देते तो चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं। इन दोनों डीज को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है। ये जो है ये दोलित्र है जो उच्च प्रत्यावर्ती स्रोत होता है। प्रत्यावर्ती स्रोत होता है ना? ये इसकी रचना हो गई। अब हम इसके यदि कार्य सिद्धांत को समझने चलें तो आइए हम इसके कार्य सिद्धांत को आपको समझाते हैं। यहां पर देखो, किसको देखना है? सिद्धांत को। क्या है सिद्धांत? क्या लिखेंगे सिद्धांत में? तो जब किसी धनावेशित कण को उच्च आवृत्ति विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है, उच्च आवृत्ति विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है, तब
विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश गतिशील हो जाता है। तथा चुंबकीय ध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र लंबवत होने के कारण उसको वृत्ताकार पथ प्रदान कर देता है। प्रदान कर देता है। अब क्या होता है कि बाबू इसी के आधार पर यदि हम क्रिया विधि को समझें तो आइए देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया ये 3D चित्र है। इसमें डीज ऐसे है और चुंबकीय क्षेत्र ऊपर से ऐसे नीचे की ओर आ रही है। यदि डीज को हम ऐसे कर दें तो चुंबकीय क्षेत्र यहां से ऐसे अंदर की ओर जाएगी। तो बाबू चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर जाएगी तो अंदर की ओर जाती चुंबकीय क्षेत्र को हम क्रॉस से दिखाते हैं। अब इसमें 2 गो डीज यहां पर ऐसे रखा हुआ है। लो ये एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया गया है। ये आपका प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का सिंबल है और ये दिष्ट धारा स्रोत का सिंबल है ना। ये प्रत्यावर्ती का है। अब बाबू मान लेते हैं कि ये डीज 1 और ये डीज 2 है। डीज 1 अभी धन आवेशित है, अर्थात इसमें प्लस पॉजिटिव पोटेंशियल है, इस पे निगेटिव पोटेंशियल है। और तब इसके केंद्र में एक धनावेशित कण को रख दिया गया। तो अब बाबू जब ये धनावेशित कण है तो ये डीज 1 पॉजिटिव पोटेंशियल होने के कारण इस पर इधर की ओर बल लगाएगा, अर्थात इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो ये उधर की ओर गति करेगा भी वेग से। और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है और ये आवेश इधर की ओर गति कर रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र इधर है ना, आवेश इधर गति कर रहा है, देखो लंबवत। चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाली आवेश की गति हमेशा वृत्ताकार पथ होती है। तो ये वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाएगी, ये ऐसे आ जाएगी। अब बाबू चूंकि चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पर गति यहां पर देख लो जब होगी उस समय जो बल लगेगा F बराबर QVB, और यह बल अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। अभिकेंद्र बल कितना होता है mv²/r, mv²/r। तो यहां से यदि आप r का मान निकालो तो r कितना हो जाएगा mv²/QVB। तो एक भी से एक भी कट जाएगा, अर्थात r का मान क्या आ जाएगा यहां से, तो यहां से r का मान आ जाएगा mv/QV। तो बाबू एक चीज देखो तो कि जैसे जैसे आवेश का वेग का मान बदलेगा बढ़ेगा त्रिज्या भी इसकी बढ़ेगी। आपको यह चीज समझ में नहीं आया होगा, चलिए हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस के रूप में जो चुंबकीय क्षेत्र दिखाया गया है वो अंदर की ओर है, तो हमने कहा
कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब लंबवत कोई आवेश गति करती है तो उस पर एक बल लगता है, लॉरेंज बल। लंबवत प्रवेश कराने के कारण वह लॉरेंज बल उसको वृत्ताकार पथ पर गति कराएगा। बाबू, तो जो भी व्यक्ति पढ़ाएगा वह शिक्षक होगा, जो भी व्यक्ति नाचेगा वो डांसर होगा। क्या कोई उस पर लीलार पे लिखा रहता है कि डांसर है? जो डांस कर रहा है वो डांसर है, जो पढ़ा रहा है वो शिक्षक है। हम भी शिक्षक हैं, आप भी शिक्षक हो सकते हैं। गांव के बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, अपने आसपास के बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, आप शिक्षक हैं। ऐसे ही जो बल इसको वृत्तीय पथ पर घुमाएगा उसे क्या बोलेंगे? अभिकेंद्र बल। कोई भी बल अभिकेंद्र बल हो सकता है, बस उसका कार्य इतना होना चाहिए कि वो वृत्तीय पथ पर गति कराए। तो ये जो बल लग रहा है लॉरेंज बल F बराबर क्यू भी, ये लॉरेंज बल अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। अभिकेंद्र बल कितना होता है? mv स्क्वायर बाई आर। तो यहां से r बराबर कितना हो जाएगा? mv स्क्वायर, ये आ जाएगा भाग में अपन क्यू भी, v से v कट गया, अर्थात r बराबर mv अपन क्यू भी। v को बढ़ाएंगे, वेग को बढ़ाएंगे, r बढ़ जाएगा। यही हम समझाना चाह रहे थे। अब बाबू क्या होगा यहां पर कि जैसे ये आधा चक्कर लगा के यहां पे आएगा, ये 2 लिटर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत इसको प्लस कर देगा और इसको माइनस कर देगा। आइए ध्यान से समझिए एक बार और, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। लो ये लो, यहां पर केस 2 जैसे ये यहां पर आएगा ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस पुनः इसको ढकेल देगा आगे की ओर v वेग से, क्योंकि ये धनावेशित कण है और तेज होगा। और जब तेज होगा, वेग बढ़ेगा तो त्रिज्या बढ़ जाएगी। ये अब यहां पर आएगा, तब तक फिर आधा चक्कर के बाद ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो फिर जब वेग बढ़ जाएगा तो ये प्लस होगा तो फिर धक्का देगा ना, धक्का देगा तो वेग इसका बढ़ जाएगा, और जब वेग बढ़ेगा तो फिर ये बढ़ जाएगा त्रिज्या। फिर कुछ देर बाद ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, फिर ये धक्का मारेगा v वेग से, फिर ये हो जाएगा। ऐसे ही बढ़ते 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 कुछ समय बाद ये बाहर निकल जाता है। जब बाहर निकलता है, यहाँ पर एक छिद्र रहता है, जब ये बाहर निकलता है तो अति उच्च ऊर्जा के साथ निकलता है, क्योंकि बहुत तेज हो जाता है। अब बहुत तेज हो जाएगा तो गतिज ऊर्जा बहुत हाई हो जाएगी। ये होता है आपका बाबू साइक्लोट्रॉन। उम्मीद है कि आपको साइक्लोट्रॉन समझ में आया होगा। कोई दिक्कत? चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न कि साइक्लोट्रॉन क्या है? हमने आपको यहां पर देखो लिखाया था साइक्लोट्रॉन क्या है। सबसे पहले परिचय ही तो लिखाया था हमने। आ जाओ नीचे भाई, ये रहा। सबसे पहले हमने आपको परिचय ही लिखाया था। तो परिचय में आपने लिखा था कि वैज्ञानिक परीक्षणों के लिए भारी धनावेशित कण जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण को अति उच्च ऊर्जा प्रदान करने के लिए उनको त्वरित करने की एक युक्ति है। यहां पर आप लिख सकते हो। इसकी 2 परिसीमाएं बताइए। तो इसकी 2 परिसीमा में लिख देना, इसे या इससे धनावेशित या भारी धनावेशित, या लिख लो इससे धनावेशित या इससे इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता है। काहे नहीं किया जा सकता सर? तो बाबू इसमें जब इलेक्ट्रॉन को त्वरित करोगे तो इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है, इतना हल्का होता है कि इसमें इतना गति को पालेगा कि सारा उसका द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाएगा, इसका अस्तित्व ही नहीं बचेगा। इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता। दूसरा यदि आपको लिखना हो तो दूसरा आप क्या लिख सकते हो भाई? तो दूसरा आप लिख दीजिएगा, यह अनावेशित
कण को त्वरित नहीं कर सकता है। कोई दिक्कत? ये दो आप पढ़ी सीमा लिख देना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है हमारा अगला प्रश्न? अगला प्रश्न है कि यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल t तथा महत्तम वेग v हो तो। यह प्रश्न 2023 में पूछा गया था। तो क्या चाल बराबर दूरी बटा समय, मतलब कि समय t बराबर दूरी 2 पाई r अपॉन चाल v, अर्थात t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्या है भाई हमारा अगला प्रश्न? तो हमारा अगला प्रश्न है कि बायो सावर्ट नियम को लिखें। यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है। क्या होता है भाई बायो सावर्ट का नियम? तो यदि एक चालक में I एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तब धारावाही चालक के अल्पांश लंबाई dl के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान dB निम्न कारकों पर निर्भर करती है। किन किन चीजों पर भाई? तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB है, ये उसमें प्रवाहित धारा पर निर्भर करती है। ये चुंबकीय क्षेत्र का मान जो dB है वह क्षेत्र लंबाई अल्पांश पर निर्भर करती है। यह जो dB है यह साइन थीटा पर निर्भर करती है, तथा यह जो dB है यह जितना दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से बाबू यहां पर समझ लो कि मान लो कि एक चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, उससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो बायो सावर्ट के नियम से इस चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB। यहां पर जो क्षेत्रफल अल्पांश dl ले रहे हैं उसके समानुपाती होता है। ये धारा की दिशा और उस बिंदु के बीच का जो कोण होता है उसके साइन थीटा के समानुपाती होती है, और जितना दूरी पर निकालते हैं उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो समीकरण 1, 2, 3, 4 से क्या हो जाएगा? हो जाएगा भाई dB इज प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। बाबू जब हम समानुपातिकता को हटाएंगे तो एक नियतांक आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर।
लो ये आ गया आपका बायो सेवार्ट का नियम, इसको हमने लिख दिया अच्छे से। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। क्या है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन बायो सेवार्ट के नियम का सदिश का सही रूप है? बाबू ये बायो सेवार्ट के नियम का अदिश रूप है। सदिश रूप साइन है तो क्रॉस होगा। कौन सा इसमें सही होगा रे भाई? तो वेक्टर डीबी डैश, माफ करो, वेक्टर डीबी इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। बाबू एक चीज का ध्यान रखना, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये ऑफलाइन क्लास में बड़ी विस्तार से समझाए थे। आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यू। जब यहां पे वेक्टर होगा तो क्यू होगा, और जब यहां पे कैप होगा तो स्क्वायर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न? तो हमारा अगला प्रश्न है कि बायो सावर्ट के नियम की व्याख्या करें। यह व्याख्या आगे कर दी गई थी, आप वहां से कर दीजिएगा। आगे धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। कर दो भाई। माना आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार लूप है, का एक वृत्ताकार लूप है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। आई धारा प्रवाहित हो रही है। लूप पर एक अल्पांश, लूप पर एक अल्पांश dl लेते हैं तब। बाबू एक वृत्ताकार लूप है, हमारे पास एक वृत्ताकार लूप है जहां पर ये देखो एक सेल जोड़ी गई है, ये प्लस टर्मिनल, ये ऋण टर्मिनल। तो इसमें धारा प्लस से माइनस की ओर बहेगी। ये इस लूप का केंद्र हो गया। मान लेते हैं केंद्र O है। केंद्र कौन सा है भाई? O है। इसकी त्रिज्या कितनी है सर जी? तो इसकी त्रिज्या R है। इसके पृष्ठ पर एक हम क्षेत्रफल अल्पांश dl ले लेते हैं, ये रहा dl। तो अब बताइए dl और जहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं उसके बीच कोण कितना है? थीटा का मान 90 डिग्री। तो चूंकि हम जानते हैं कि dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। बाबू चूंकि थीटा बराबर 90 डिग्री है तो dB बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। तो dB बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। अब संपूर्ण वृत्ताकार लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र संपूर्ण निकालोगे तो क्या होगा? तो जो छोटा वाला dB है
उसको इंटीग्रेट करोगे तो बड़ा वाला आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीबी का मान कितना है बताओ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। डीबी का मान यही ना है, रख दिए। अब आप जानते हो कि जो भी कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर, तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। तो बाबू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू डीएल। डीएल क्या है, तो एक वृत्ताकार लूप का छोटा सा हिस्सा है। अब डीएल 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 पूरा जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, वृत्ताकार लूप की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। 2 पाई आर, तो यहां से 2 पाई से 4 पाई 2 बार में कटेगा, आर से 1 बार कट जाएगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर कितना बचा म्यू नॉट आई और नीचे कितना बचा 2r। लो आ गया। एक वृत्ताकार लूप के अर्थात एक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकाल दिया, कितना म्यू नॉट आई अपॉन 2r। उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छा से आया होगा। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है भाई हमारा अगला प्रश्न, कि बायोस सावर्त के नियम के प्रयोग द्वारा किसी आर त्रिज्या वाले एवं आई धारा बहने वाले अर्थात वहन करने वाले अर्धगोलीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक निकालिए। ये 2009 में पूछा गया। अर्धगोला देख दो, माना आर त्रिज्या का कोई अर्धगोलीय पास है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तब कोई अर्धगोलीय पास है भाई जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर है। सिंपल है। तब बायो सावर्त के नियम से क्या करते हैं, हम एक अल्पांश लेते हैं डीएल। तो यहां भी देखो ना, डीएल और इसके बीच थीटा का मान कितना 90 डिग्री, सेम डेरिवेशन होगा, एक छोटा सा फर्क है। तो डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। मतलब कि हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। साइन 90 कितना होता है 1, अर्थात डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अब संपूर्ण तीव्रता b कैसे आएगा, तो db को इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन आर। ओ माफ करो, यहां पर कैपिटल आर ना हो, कैपिटल आर स्क्वायर, ये डी एल। यहां भी क्या लिखो, कैपिटल आर स्क्वायर। यहां भी क्या लिखो, कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहां भी क्या होगा, कैपिटल आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब बाबू जो भी कांस्टेंट है कहां आ जाएगा, बाहर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। तो यहां पर क्या हो जाएगा बताइए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इंटू ये डीएल क्या है, ये अर्धगोलीय पास का एक अल्पांश है। तो डीएल 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 पूरा जोड़ेंगे तो क्या होगा, अर्धगोलीय पास की परिधि। तो पूरा गोला रहता है तो होता है 2 पाई आर, आधा है तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर अपन 2 से 2 कट जाएगा, मतलब पाई आर। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मान कितना आएगा, पाई आर। पाई से पाई कट जाएगा और एक बार से एक बार कट जाएगा, मतलब हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन
4RB का मान। अर्धगोला के लिए बाबू इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है ले लिए होंगे। तो क्या है हमारा अगला प्रश्न भाई? तो हमारा अगला प्रश्न है भाई कि बायो-सेवर्ट नियम लिखे। तो बाबू बायो-सेवर्ट के नियम को हमने आगे लिख दिया है, वहां से आप लोग लिख लीजिएगा। इसी में आगे प्रश्न है, और इसका उपयोग करके एक धारावाहिक वृत्ताकार लूप के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। अक्ष के किसी बिंदु पर निकालना है। अच्छा प्रश्न है, चलिए हम इसको देखते हैं। क्या लिखना? माना एक R त्रिज्या का वृत्ताकार धारावाही लूप है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र से, अर्थात लूप के केंद्र से, लूप लिखे तो लूप ही लिखते हैं, लूप के केंद्र से x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, कितना दूरी पर? x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र। बाबू हमारे पास एक वृत्ताकार धारावाही लूप है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, समझ में आएगा। एक वृत्ताकार धारावाही लूप है। हमने क्या किया कि इसमें एक सेल जोड़ दिया, ऋण धन, ये प्लस और ये माइनस। अब इसमें इधर से धारा बहेगी, इधर धारा जाएगी ऊपर की ओर। थोड़ा सा यहां बनाते हैं, यहां धारा जाएगी I I I। इस वाले को हम हटा दे तो और बेहतर रहेगा, क्योंकि इधर माफ करो सर जी, हाँ नहीं हटाने देगा। चलो कोई नहीं हटाने देगा तो हम कहाँ जे बेचैन हैं। तुम्हारा मर्जी भाई, हटाने दो या हमको न हटाने दो, हम हटाएंगे। लेकिन सर हमारे पास हटाने के बहुत सारे तरीके हैं। आइए देखिए। अब बाबू ये इसका केंद्र O है, इसके केंद्र से कितना दूरी पर? x दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ध्यान से समझिएगा। अब एक चीज का यहां पर ध्यान दीजिए। 1 मिनट के लिए हम थोड़ा सा एक रिंग लेते हैं आपके लिए, आपको समझाने के लिए एक रिंग लेते हैं। बाबू एक चीज ध्यान दो, इस रिंग को ऐसे रखा गया है। अब एकदम सामने से रखते हैं तो आपको केवल ये लाइन दिखती, आपको समझ में नहीं आता कि रिंग है कि क्या है। ऐसे रखेंगे तब आपको दिखेगा रिंग है, थोड़ा तिरछा रखेंगे तब आपको दिखेगा रिंग है। ऐसे रिंग है। इसमें कोई अक्ष बनाया जाए तो आप देखना, ऐसे कोई है अक्ष बनाया गया, जो आगे है ये देखो ये ऐसे, जो आगे है यहां पर रिंग दिख रहा है और यहां पे ये अक्ष नहीं दिख रहा है, अर्थात ये कॉलम नहीं दिख रहा है, इस मार्कर नहीं दिख रहा है। और जो पीछे सॉरी जो मेरे तरफ है यहां पर देखो, ये कॉलम दिख रहा होगा, ये रिंग नहीं दिख रहा होगा, रिंग पीछे हो गया। सेम यहां पे यदि हम कलर को चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा हम कलर को चेंज कर देते हैं, लो, तो यहां पर आप देखो बाबू कि ये रेड वाला आपको दिख रहा है और येलो वाला आपको नहीं दिख रहा है।
कारण ये है कि ये पीछे है, लिख देते हैं, ये आपका जो तार है वो अब पीछे है और ये जो तार है वो कहाँ है, आगे है। ये समझने वाली चीज है, बहुत जरूरी चीज है, जरूरियात चीज है। अब बाबू हम क्या करते हैं, ये वाला आपका पीछे है और ये वाला आपका आगे है। अब हम क्या करते हैं कि बायो सेवार्ट के नियम से बायो सावर्त के नियम से, बायो सावर्त के नियम से हम क्या करते हैं धन, क्या होता है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब हम बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर, तो हम क्या करेंगे कि एक अल्पांश एक बार यहां मानेंगे और एक अल्पांश यहां मानेंगे। इस अल्पांश के कारण हम यहां पर निकाल लेंगे और एक बार इस अल्पांश के कारण हम यहां पर निकाल लेंगे। क्या करेंगे भाई, दो अल्पांश माने एक ऊपर एक नीचे, तो इस अल्पांश के कारण हम एक बार यहां निकाल लिए और फिर इस अल्पांश के कारण हम एक बार यहां पे निकाल लिए। दोनों के कारण तो बिंदु B पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अगर इस अल्पांश को हम dl और ये भी हम कितना माने हैं dl, इसके कारण हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालें, मान लेते हैं कि dB1 है, तो dB1 बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू धारा कितना बह रहा है I, अल्पांश कितना है dl साइन थीटा निकालना पड़ेगा, साइन थीटा निकालना पड़ेगा। तो यहां पर आप देखो ये ऐसे है और यहां से एक, यहां पे हमने अल्पांश लिया है, यहां पर हमने ये उंगली अपना अल्पांश मान लिया, ये ऐसे लिए और ये बिंदु P है। अब देखो ये बिंदु वाली जो रेखा है और इस अल्पांश के बीच कोण कितना बन रहा है, इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं। देखो यहां पर कितना कोण बन रहा है, अगर ऐसे कर दे, ऐसे कर दे लो, कितना बन रहा है, ऐसे कर दे लो, कितना बन रहा है, 90। ये अल्पांश और इस बिंदु P के बीच देखो कितना बन रहा है, 90। देखो 90, देखो ना, अरे ऐसे देखो ना, 90। तो यहां पर थीटा का मान जो होगा, यहां पर थीटा का मान जो होगा 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90। तो यहां पर 90। आर क्या होती है, तो जिस अल्पांश के कारण जहां पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दें उनके बीच की दूरी। तो यहां पर देखो तो ये त्रिज्या है ना, कितनी, आर ना, ये त्रिज्या है ना कितनी, आर। तो यहां पर देखो एक त्रिभुज बन रहा है, इस बिंदु का P नाम दिए, ये बिंदु का O नाम है और इस बिंदु का हम A नाम दे देते हैं। तो OPA ये एक त्रिभुज बन रही है। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो इसको निकालोगे तो एक कर्ण है ना, कर्ण होता है आधार स्क्वायर अब प्लस लंबे स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये दूरी हो जाएगी। तो दूरी कितना हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दूरी का होल स्क्वायर ना, होल स्क्वायर। इसी प्रकार dB2 बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू IDL साइन 90 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 2। ये हमने निकाल दिया। या थोड़ा सा इसको और हम सॉल्व करते तो और बढ़िया रहता। चलो थोड़ा सा और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो dB1 बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू IDL साइन 90 कितना, 1 अपॉन इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा ना, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, ऊपर करो। इसी प्रकार dB2 बराबर
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि ये x और ये दूरी r, तो ये दूरी भी कितनी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब हम इसकी दिशा निकाल रहे हैं। दिशा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो अपने दाहिने हाथ को, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे को धारा के दिशा में कर दें और अपने उंगलियों को जिस बिंदु पर निकाल रहे उसकी तरफ खोलें, तो हथेली बताएगी बल की दिशा। यहां पर देखो, ये जो तार था ये वाला, ये कहां था, पीछे, तो धारा कहां बढ़ रही है, पीछे वाले में ऊपर जा रही है ना, ये रहा, ये रहा, ये देखो, ये देखो, पीछे वाले में ऊपर जा रही है, देखो पीछे वाले में ऊपर जा रही है और आगे वाले में नीचे आ रही है। धारा ऐसे ऊपर जाके ऐसे बढ़ रही है, धारा ऐसे जाके ऐसे बढ़ रही है। देखो ये पीछे वाला था ना ऐसे, और ये ऐसे, चलो धारा बढ़ रही है ऐसे, तो अंगूठा कर दो ऐसे, अंगूठा कर दो ऐसे, बिंदु हमारा यहां पर नीचे की तरफ है, ऐसे है ना, अंगूठा कर दिए हम ऐसे, बिंदु हमारा ऐसे है, तो हथेली बताएगा, अर्थात हाथ के लंबवत ना, तो हथेली के लंबवत इधर की ओर हो जाएगा आपका DB1 की दिशा। ऐसे ही यहां पे करोगे तो इसके लंबवत हो जाएगा इधर DB2 की दिशा। अब यदि ये कोण आपका फाई है तो ये भी कोण कितना होगा, फाई, क्योंकि सब दूरी देखो समान है, तो भुजा 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 से भाई दोनों सर्वांगसंग है तो कोण भी अपना समान होगा, सारी भुजा समान है तो कोण भी समान होगी, तो ये फाई तो ये भी फाई। अब हम क्या करते हैं, इस DB1 और DB2 का कंपोनेंट लेते हैं। अब सुनो, ये कोण आपका ये वाला 90 डिग्री है। अब इस रेड वाले पे हम एक यहां पर लंब खींच देते हैं, तो ये रेड वाला और ये ग्रीन वाला के बीच कोण 90 डिग्री, तो ये फाई, तो ये कितना, ये 90 माइनस फाई, और यहां से यहां तक का कोण 90, और ये 90 माइनस फाई, तो ये वाला कोण कितना होगा, फाई। ऐसे ही इस रेड वाले पे हम इधर लंब खींचे तो ये वाला भाई कोण कितना हो जाएगा, फाई। तो DB1 का इधर कंपोनेंट लोगे तो हो जाएगा DB1, जिधर एंगल रहता है उधर होता है cos फाई, तो इधर हो जाएगा आपका DB2 cos फाई। इधर लेंगे तो कितना होगा, इधर होगा DB1 sin फाई, और इसका इधर लेंगे तो कितना होगा, DB2 sin फाई। कोई दिक्कत? तो इसके बाद हम यहां लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई, तो चूंकि DB1 का घटक DB1 cos फाई तथा DB2 का घटक DB2 cos फाई का परिमाण समान और दिशा विपरीत है, अतः यह एक दूसरे को काट देगा। देखो DB1 और DB2 समीकरण एक दो से देखो दोनों समान है, और cos फाई समान है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, बचेगा कौन, साइन वाला। लिख दो इसमें, चूंकि काट देगा तथा DB1 sin फाई और DB2 sin फाई एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, अतः यह क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जब जुड़ जाएगा तो नेट चुंबकीय क्षेत्र B बराबर
क्या हो जाएगा? तो b बराबर हो जाएगा db साइन फाई को यदि हम इंटीग्रेट कर दे तो पूरा आ जाएगा, क्योंकि केवल साइन वाला जुड़ रहा है। आपको एक बात यहां पर पुनः समझानी पड़ेगी। सर हो ये रहा है कि जो इसका कॉस घटक है ये कैंसिल आउट हो जा रहा है सर, केवल साइन घटक बच रहा है। अरे तो यहां भी तो एक लेंगे ना अल्पांश, और इसका अपोजिट एक यहां भी लेंगे, तो फिर इन दोनों का कॉस वाला कट जाएगा, साइन वाला बचेगा। फिर एक यहां लेंगे तो इसका अपोजिट एक यहां लेंगे, फिर इसका भी कॉस वाला कट जाएगा, साइन वाला जुड़ जाएगा। एक यहां लेंगे तो इसका अपोजिट हम यहां लेंगे। पूरे सर्कल में लेना है ना, तो पूरे सर्कल का कॉस वाला कटते जाएगा, साइन वाला जुड़ते जाएगा। इसीलिए हम क्या किए हैं, केवल साइन वाले को पूरे सर्कल के लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा भाई? इंटीग्रेशन ऑफ डीबी, डीबी का मान कितना? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आईडीएल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, इंटू साइन फाई। इसका नाम दे दो समीकरण नंबर 3। अब है त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज था? ओ, माफ करो, ए ओ ए पी ओ में ये त्रिभुज था। चलो चेक करा देते, चेक कर लेते। यहां पर देखो त्रिभुज, त्रिभुज यहां पर देखो, त्रिभुज ए पी, पी बिंदु नाम दिए थे ना, इसका नाम दिए थे ओ, ए पी ओ में, त्रिभुज ए पी ओ में अब साइन थीटा लगाओ। साइन थीटा बराबर पी बाई एच। पी परपेंडिकुलर का मान कितना है? आर है, और एच का मान कितना है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। चलो हम यहां पर लगा देते हैं, आ जाओ यहां पर आ जाओ। में साइन फाई बराबर पी अपॉन एच। पी का मान कितना था? आर, और एच का मान कितना था? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समीकरण 3 में साइन फाई का मान रखने पर कितना हो जाएगा? तो b बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू आर अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल, रूट का मतलब ही पावर होता है 1/2। बाबू यहां पर आप देखो दोनों का बेस समान है, बेस समान है तो गुना में घातें जुड़ जाती है। यहाँ पर कुछ घात नहीं तो एक है, गुना में घातें जुड़ जाएगी। 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2। अर्थात b बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू आर। अब बाबू जो भी कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से कहां आ जाएगा? बाहर ले लो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या? पूरा वृत्त का ना, वृत्त का परिधि कई बार ले चुके। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू डीएल का मान 2 पाई आर। तो 2 पाई से 4 पाई 2 बार में कट जाएगा, मतलब म्यू नॉट आई आर आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। ये एक्स दूरी पर किसी वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ा है, कोई चिंता का बात नहीं है, बहुत आसान है। क्या है हमारा अगला प्रश्न भाई? तो आगे बढ़ते हैं, हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है
एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या r है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है तथा जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है। बाबू, वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना दिया गया है? B। इसका मान कितना होता है? म्यू नॉट I अपॉन 2r। इक्वेशन नंबर 1। वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान b बटा 8 होगा? माना वृत्ताकार लूप के केंद्र से x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है? b बटा 8। तो x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है म्यू नॉट अपॉन, माफ करो, म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। अब क्या करो भाई, समीकरण 1 से b का मान रखने पर रखो। कितना हो जाएगा? यहां पर रखते हैं, रखो तो b का मान रखो। b का मान कितना? तो कर दो आप 1/8 गुणे b का मान कितना? म्यू नॉट I अपॉन 2r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। अब देखो, म्यू नॉट I से म्यू नॉट I कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना? 1/8 इज इक्वल टू r को इधर ले जाएंगे तो r क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। तो 1/8 बराबर r अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2 कर दो। और जो इसका पावर क्यू, इसका पावर क्यू मतलब टोटल का पावर क्यू, क्यू को इधर ले आओ। तो क्यू को जब इधर ले आओगे तो 1/2 हो जाएगा। अरे घन रूट हो जाएगा ना। तो 8 का घन कितना होता है? 2। तो इधर कितना बचेगा भाई? तो सर इधर बचेगा हमारा r अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2। कोई दिक्कत? तो अब गुना कर दो, कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2 बराबर कितना? 4r, माफ करो 2r। 1/2 को उधर ले जाओ, रूट है ना 1/2 मतलब रूट को उधर ले जाओ तो स्क्वायर हो जाएगा। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 4r स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। मतलब एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 3r स्क्वायर। अर्थात x बराबर कितना हो जाएगा? √3r स्क्वायर। मतलब x बराबर कितना? √3r। कितना दूरी पर? तो x दूरी पर। और x का मान कितना आया? √3r। देखो तो क्या ऑप्शन में है सर? ऑप्शन में है √3r, ऑप्शन नंबर सी। माफ करवाओ ना भाई, परेशान करके रख देता है। √3r आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रहता है तो कुंडली के तल के लंबवत रहता है। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रहता है। अरे मान लो ऐसे धारा बह रहा है आई, धारा आई से आई बह रहा है, धारा आई बह रहा है तो हमेशा लंबवत होगा ना धारा आई। किधर से भी बहे, मान लो इधर से ही बह रहा है धारा, उंगली को घुमा बाहर आएगा। तल के कैसा? लंबवत, तल के लंबवत। अरे मान लो इधर से ही धारा बह रहा था, उंगली घुसा वैसे ऐसे बाहर आएगा ना, तल के लंबवत। लंबवत होता है हमेशा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक लंबे सीधे तार से 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है।
I बराबर 5 एम्पियर। तार से 10 सेंटीमीटर, R बराबर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B की गणना करें। B बराबर वाट। उस बिंदु पर B क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने वाला चित्र प्रस्तुत करें। चलो देखो क्या दिक्कत है। R इज इक्वल टू कितना हो, 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 गुने 10 के पावर माइनस 2 मीटर, मतलब कि 10 के पावर माइनस 1 मीटर। तो B बराबर कितना होता है, वृत्ताकार एक लंबे सीधे चालक तार से, चालक तार के कारण कितना होता है फॉर्मूला, ये होता है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये होता है, मतलब म्यू नॉट का मान कितना होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, I का मान 5 अपॉन 2 पाई, R का मान 10 के पावर माइनस 1, तो ये कितना बार में कटेगा, 2 बार में, 5 दूनी 10 गुने 10 के पावर माइनस 7 अपन 10 के पावर माइनस 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, माइनस के ऊपर जाएगा तो प्लस 1, तो प्लस 1 अब प्लस 1 2 अब माइनस 7 माइनस 5 10 के पावर माइनस 5, टेस्ला आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है भाई हमारा, अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र B में अवस्थित M चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टाउ का मान होता है। ये 2019 से 2024 में पूछा गया प्रश्न है। तो बाबू इसका आंसर होता है टाउ बराबर mb साइन थीटा, अदिश रूप लिखे तो वेक्टर टाउ बराबर होता है वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b। ऑप्शन नंबर ए, मतलब 25 का ए हो जाएगा। 26 नंबर देखो, 26 नंबर चुंबकीय आघूर्ण M बराबर होता है NIA, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न कितना, 27 नंबर। क्या है हमारा 27 नंबर प्रश्न भाई, तो 27 नंबर प्रश्न है बाबू कि ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है, तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण होगा, है ना। ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है B है, तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण होगा। देख लो बाबू, चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है M बराबर NIA। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। चूंकि लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट I अपॉन 2R, म्यू नॉट I अपॉन 2R। यदि n फेरा है, लूप का फेरा कितना है n, तो n से गुना हो जाता है, तो हो जाता है म्यू नॉट NI अपॉन 2R। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब बाबू कैसा लूप है हो, लूप कैसा होता है, तो वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल A बराबर क्या होता है पाई R स्क्वायर, तो R स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा A अपॉन पाई, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट अंडर A अपॉन पाई, अर्थात R इज इक्वल टू हो जाएगा A का पावर 1/2 अपॉन पाई का पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, कोई दिक्कत। अब क्या कर दीजिए, समीकरण 2 में R का मान रखने पर, समीकरण 2 है ना, इसमें R का मान रखिए। चलिए रख देते हैं, कितना है B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन 2 इंटू R का मान कितना, R का मान A का पावर 1/2 अपॉन पाई का पावर 1/2। अब बाबू नीचे का नीचे वाला कहाँ जाएगा, तो नीचे के नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट NI पाई का पावर 1/2 अपॉन 2
a का पावर 1/2। कोई दिक्कत? ये b का मान हो गया। अब यहां से आप ni का मान निकाल सकते हो। तो देखो यार, यहां पर ni इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 2a का पावर 1/2 है ना, और ये भाग में है ना, तो इधर जाके गुना में हो जाएगा इंटू b अपॉन ये ni को इधर लिया है ना, तो ये यहां पर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, μ0 पाई का पावर 1/2। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होगा। अब ni का मान समीकरण 1 में ni का मान रखने पर, जो आप यहां से ni का मान निकाले हो उस समीकरण 1 में यहां पर रख दो। रखोगे तो क्या आएगा, यहां पर देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए, बहुत सिंपल है। तो m इज इक्वल टू कितना होता है, ni का मान कितना, 2a का पावर 1/2 इंटू b अपॉन μ0 पाई का पावर 1/2 इंटू nia है ना, तो a। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 2, b को पहले लिख दे रहे हैं b, और a का पावर यहां पे 1 है और यहां पे 1/2 है, तो बेस सेम है तो गुना में घाते जुड़ जाती है। तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाता है, 3/2 अपॉन μ0 और पाई का पावर 1/2 मतलब क्या, पावर 1/2 मतलब रूट, मतलब हो जाएगा m बराबर 2b a का पावर 3/2 अपॉन μ0 इंटू रूट पाई। देखो तो क्या ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, क्या है ऐसा, देखो तो थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देते हैं, छोटा करेंगे तब शायद आपको अब दिखने लगे। दिख रहा है क्या, देखो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन मिलाओ यहां पर, ऑप्शन मिलाओ बाबू यहां पर, देखो यहां पर ये रहा ना, इसको ऑप्शन के साथ मिलाओ। m बराबर 2b a के पावर 3/2, नहीं a के पावर 2 है, a का पावर 3/2 यहां पर है लेकिन 2 नहीं है, चलो, और यहां पर रूट पाई नहीं है, यहां पर रूट पाई नहीं है, पाई तो आ गया परंतु रूट नहीं है, ये डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, 2b a के पावर 3/2 अपॉन μ0 रूट पाई, ये आपका सही हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है कि एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगुनी तथा धारा आधी कर दी जाती है, इसका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा। बाबू एक वृत्तीय लूप है, तो मान लेते हैं कि जब वृत्तीय लूप में धारा आई तथा उसकी त्रिज्या r हो, तब चुंबकीय आघूर्ण m बराबर क्या हो जाएगा, NIA। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा भाई, m बराबर NIA, क्या वृत्तीय लूप है ना, तो a का मान पाई r²। कोई दिक्कत? अब देखो यहां पर इसका नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर 1। अब लूप की त्रिज्या दुगुनी कर दी जा रही है, मतलब कि r के जगह पर अब 2 गुना 2r कर दिया जा रहा है, तथा जो धारा I है, कैपिटल I लिखे हैं तो वही लिख रहे हैं, जो धारा I है उसको आधी कर दी जा रही है I/2। तब जो नया चुंबकीय आघूर्ण m' बनेगा वो कितना होगा, n, I के जगह पर क्या लिखेंगे, I/2 इंटू पाई, r के जगह पर क्या हो जाएगा, 2r का होल स्क्वायर। तो आपका क्या आएगा यहां पर, तो ये हो जाएगा n इंटू I का पावर I/2 इंटू पाई इंटू 4 r²। 2 से 4 कितना बार में कटेगा, 2 बार में। तो हमारे पास m' का मान आ जाएगा n
आई पाई इंटू 2r², एन आई पाई 2r²। तो m डैश इज इक्वल टू 2 को बाहर निकाल दो तो हो जाएगा एन आई पाई r²। तो यहां पर देखो तो एन आई पाई r², एन आई पाई r² का मान कितना है m, तो m डैश हमारा हो जाएगा 2 इंटू एम, अर्थात m डैश का मान m का क्या हो जाएगा 2 गुणा, क्या हो जाएगा 2 गुणा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। तो चलिए हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्या है भाई अगला प्रश्न हमारा? तो प्रश्न है कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के सिद्धांत एवं क्रियाविधि को समझाइए। साथ ही इसी में पूछा गया है कि धारा सुग्राहिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। यह प्रश्न हमारा 2009 में पूछा गया है। देख लो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर होता क्या है, पहले हम उसको समझेंगे। तो बाबू चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर अर्थात धारामापी, चल कुंडली धारामापी में चुंबक स्थिर तथा कुंडली घूर्णन के लिए अर्थात घूमने के लिए स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र होती है। यह चल कुंडली धारामापी का परिचय हो गया, पहचान हो गया। अब हम देखने वाले हैं कि इसकी सिद्धांत क्या है, ये किस सिद्धांत पे कार्य करती है। तो बाबू ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही आयताकार कुंडली, धारावाही आयताकार कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करती है। अर्थात इसमें होता क्या है भाई, इसमें होता क्या है कि हमारे पास दो अर्धवृत्तीय चुंबकीय ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। इसके बीच में यहां पर पेंच द्वारा एक स्प्रिंग कसा गया रहता है। यहां पर एक चुंबकीय सुई अर्थात गैल्वेनोमीटर की सुई लगी रहती है और यहां पर रीडिंग रहता है आपका, जहां पर बीच में विक्षेप 0 होता है। इधर भी आओगे तो 1 2 3 और इधर भी विक्षेप होगा तो 1 2 3। ये धारा के मान को बताएगा। इसका ये जो आपको पॉइंट दिया गया है, कोई दिक्कत। और इधर विक्षेप करेगा तो अलग दिशा में धारा बह रही है, इधर विक्षेप करेगा तो अलग दिशा में, दिशा को बताएगा, विक्षेप अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा तो। और इसका शून्य विक्षेप बीच में होता है, कोई दिक्कत। अब बाबू यहां पर आ जाओ, यहां पर इसको हम देखेंगे। क्या देखेंगे भाई? तो प्रश्न हमारा बोल रहा था कि सिद्धांत क्रिया विधि को समझाइए। तो इस किस सिद्धांत पे काम करती है और इसकी क्रिया विधि क्या होती है हम आगे देखने वाले हैं, और साथ ही इसकी धारा सुग्राहिता का व्यंजक हम प्राप्त करेंगे। तो चूंकि इसमें आगे देखिए
चूंकि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, क्या लिखेंगे, चूंकि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार कुंडली पर बल आघूर्ण, कुंडली पर बल आघूर्ण, बल आघूर्ण को किससे लिखते हैं, टाउ से। टाउ बराबर कितना होता है, तो ये होता है NIAB साइन थीटा। अब बाबू ये अर्धवृत्तीय चुंबक क्यों लिया जाता है, तो बाबू अर्धवृत्तीय चुंबक लेने का उद्देश्य होता है कि जो ये आपको बीच में ये जो एक बेलनाकार आकृति का जो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे उसको हम, बेलनाकार आकृति का एक अरे उसको क्या बोलेंगे, ऐसे बोलो ना कि एक बेलन इसके अंदर रहता है जिस पे तार लपेटा गया रहता है ना, जिसके कारण ये इस पे बल आघूर्ण आरोपित होता है। तो जो बेलन पे ऐसे अगर देखो, आपको हम यहां समझाते हैं, ये ऐसे एक बेलनाकार आकृति रहता है, ये टॉप बनाया गया है, टॉप व्यू है आपका, ऊपर से दिख रहा है, ये वाला व्यू है ऊपर वाला, ये वाला आपका व्यू है। इस पे तार लपेटा गया रहता है बाबू, ऐसे 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 तार लपेटा गया है बहुत सारा। तो ये वृत्तीय सुई इसलिए लिया जाता है अर्धवृत्तीय कि ये जो सतह है हमेशा इसके लंबवत चुंबकीय क्षेत्र लगे, यही उद्देश्य है कि चुंबकीय क्षेत्र हमेशा सतह के कैसा लगे, लंबवत लगे। इसीलिए ये आपका अर्धवृत्तीय चुंबक ले जाता है। थोड़ा सा हम बहुत विस्तार से यहाँ पे नहीं पढ़ा सकते, आपको ऑफलाइन क्लास में इसको बहुत विस्तार से बताए हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक प्रश्न में थोड़ा तेजी है, क्योंकि बहुत लंबा लंबा वीडियो हो रहा है, कम समय में ज़्यादा कवर करना है, तो उस तरह से बताना संभव यहाँ पे नहीं है। हाँ, अगले सेशन में आपका ऑनलाइन क्लास भी चलेगा, उसमें हर चीज़ बारीकी से बताई जाएगी, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे भाई, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। तो जो यहां पर आपका सतह है, उस सतह पर चुंबकीय क्षेत्र हमेशा लंबवत आरोपित हो, लंबवत लगे, इसलिए आपका अर्धवृत्तीय चुंबक ले जाता है। तो यहां पर लंबवत लगेगा तो थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा, तो हो जाता है ये NIAB साइन 90, और साइन 90 कितना, 1, अर्थात टाउ बराबर NIAB होता है। अब जैसे इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये बेलन घूमता है, तो ऊपर ये स्प्रिंग लगाया गया है, ये स्प्रिंग में ऐंठन होता है और स्प्रिंग उसको रोकता है, अर्थात चुंबक के कारण जो उस पर बल आघूर्ण आरोपित हो रहा है उसको ये स्प्रिंग ऐंठन बन के द्वारा रोकेगा। तो कितना होता है भाई, ऐंठन बल लगा करके कितना बल आघूर्ण उत्पन्न करेगा स्प्रिंग, तो अब स्प्रिंग के कारण ऐंठन बल आघूर्ण, ऐंठन बल आघूर्ण कितना होगा, तो ये टाउ बराबर -K5, जहां पर K आपका होता है स्प्रिंग कांस्टेंट और ये होता है आपका ऐंठन कोण, फाई ऐंठन कोण होता है। बाबू धारा प्रवाह के
संतुलन वाली स्थिति के लिए क्या, चूंकि धारा प्रवाह के स्थिति में कुंडली के संतुलन के लिए जो आपका NIAB अर्थात चुंबक के द्वारा जो बल आघूर्ण उत्पन्न होगा वह K फाई के बराबर होगा। माइनस बाबू विपरीत दिशा में स्प्रिंग ऐंठन बल उत्पन्न करता है, इसलिए माइनस लगता है। तो यहां से I बराबर हो जाएगा बाबू K फाई अपॉन NAB। अब बाबू आगे देखिए यहां पर ये I का फॉर्मूला। अब I को आप ये भी लिख सकते हो, कहीं कहीं C भी मिलता है, माफ करो K को कहीं कहीं C भी लिखा जाता है। तो K बराबर I बराबर C फाई अपॉन NAB भी आपको मिल सकता है I का मान। तो I बराबर इसको आप G फाई भी लिख सकते हो, जहां G इज इक्वल टू, G का मान कितना हो जाएगा K या लिखो C अपॉन NAB। G क्या होता है, तो ये होता है धारा मापी नियतांक, गैल्वेनोमीटर नियतांक, धारा मापी नियतांक। कोई दिक्कत? अरे G किसके बदला में आया, तो C अपॉन NAB, या C को क्या लिखते हैं K। अरे कहीं कहीं C भी मिलेगा भाई, K और C एक ही चीज है, कोई दिक्कत? अब साथ ही ये बोल रहा था कि सर जी धारा सुग्राहिता को ज्ञात कीजिए। तो धारा की सुग्राहिता क्या होता है, लिख देते हैं। धारा मापी में या धारा मापी की कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न विक्षेप को धारामापी की सुग्राहिता कहते हैं। धारामापी की सुग्राहिता कहते हैं। अब मान लेते हैं कि माना I धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में विक्षेप इज इक्वल टू 5। I धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में विक्षेप कितना हो रहा है, 5। इसलिए एकांक धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में विक्षेप कितना होगा, 5/I। और एकांक धारा प्रवाहित करने पर जो कुंडली में विक्षेप होता है उसी को तो हम कहते हैं धारा सुग्राहिता, IS। इसका मान कितना है, 5/I। अब आप क्या कर सकते हो कि यहां से I का मान रख सकते हो, यहीं से रख दो, I का मान यहीं से रख दो। इसको नाम दे दो आप समीकरण जो भी है। कितना नंबर है, कोई समीकरण माने थे क्या, नहीं माने थे, 1 दे दो। समीकरण 1 में I का मान रखने पर रख दो, समीकरण 1 में I का मान रखने पर रखो
IS बराबर फाई अपॉन कितना K5/NAB, नीचे के नीचे वाला ऊपर, मतलब NAB फाई अपॉन K5 की, फाई से फाई कट गया, अर्थात यहां से IS का मान आ जाएगा, IS बराबर कितना आ जाएगा NAB/K। ये धारा सुग्राहिता का फॉर्मूला हो गया। कोई दिक्कत? अब देखो ये हो गया ना। अब देखो हमारा अगला प्रश्न है, इसी से रिलेटेड कोई प्रश्न होगा। कह रहा है कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है। तो I = अभी निकाला हमने, क्या था G5, ये क्या था ऐंठन कोण। तो विक्षेप कोण के, प्रतिरोध के, चुंबकीय क्षेत्र के, इनमें से कोई नहीं, तो विक्षेप कोण थीटा। ऐंठन कोण या विक्षेप कोण वही हुआ, वहां पे थीटा लिखा है फाई न लिख करके। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आगे सेम क्वेश्चन इसी पे है, क्या कि निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है। तो जी के लिए हमने अभी लिखा ना कि K/NAB, या K को C भी लिखा जाता है तो C/NAB। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे। क्या है भाई हमारा अगला प्रश्न? अगला प्रश्न है कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में रेखीय चुंबकीय क्षेत्र का क्या महत्व है। लिख देते हैं कि रेखीय चुंबकीय क्षेत्र, रेखीय चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के सदैव समानांतर होता है। सदैव समानांतर होता है। इस प्रकार कुंडली का विक्षेप, अर्थात कुंडली का विक्षेपण कुंडली में धारा के समानुपाती होता है। याद करने वाली चीजें हैं। अतः हम रेखीय मात्रक का प्रयोग विक्षेप के प्रयोग, माफ करो, विक्षेप के प्रेक्षण तथा धारा के प्रेक्षण के लिए कर सकते हैं, प्रेक्षण में कर सकते हैं। रेखीय चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के सदैव समानांतर होता है। इस प्रकार कुंडली का विक्षेपण में धारा के समानुपाती होता है। अतः हम रेखीय मात्रक का प्रयोग विक्षेपण के प्रेक्षण तथा धारा के प्रेक्षण में कर सकते हैं। इस तरह से आप लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत? चलिए हम आगे चलते हैं। क्या है अगला प्रश्न? तो अगला प्रश्न है कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर तथा चल चुंबक गैल्वेनोमीटर की तुलना करें। तो तुलना में लिख दीजिए 1 नंबर, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में कुंडली घूमने के लिए स्वतंत्र तथा चुंबक स्थिर होता है। दूसरा,
चल चुंबक गैल्वेनोमीटर में चुंबक घूमने के लिए स्वतंत्र तथा कुंडली स्थिर होता है। तीसरा आप क्या लिख सकते हो कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर से चल चुंबक गैल्वेनोमीटर ज़्यादा अच्छा होता है, अर्थात ज़्यादा उपयोगी होता है। इस तरह से आप तुलना में लिख सकते हो। 2 नंबर का है, 3 को लिख दिए, है ना। चलिए बाबू हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न कि एक गैलोमीटर को ओमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है। एक गैलोमीटर को ओमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है। यह प्रश्न 2024 का है। तो एक गैलोमीटर को ओमीटर में बदलने के लिए बाबू समांतर में निम्न प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है, अर्थात शंट को जोड़ दिया जाता है। शंट क्या होता है? तो कम प्रतिरोध का एक चालक तार होता है। तो इसका हो जाएगा ए। 35 में चलो, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो बाबू जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ को, एमीटर को देखो, गैलोमीटर को एमीटर बदलने के लिए क्या किया जाता था? कम मान का एक प्रतिरोध जोड़ दिया जाता था, अर्थात शंट जोड़ दिया जाता था। और शंट को हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और जब समानांतर क्रम में जोड़िएगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा? तो बाबू घटेगा। समानांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/r तुल्य बराबर 1/r1 + 1/r2। तो घटेगा ना, जोड़ के देख लेना, है ना। चलो आगे क्या है भाई अगला प्रश्न 37 नंबर। शंट क्या है? इसके 2 उपयोग को लिखे। तो बाबू शंट एक कम मान का प्रतिरोध होता है। इसका उपयोग क्या होता है? तो गैल्वेनोमीटर को 1 नंबर में लिख देना, गैल्वेनोमीटर को ओमीटर में बदलने के लिए, और दूसरा लिख देना गैल्वेनोमीटर की कुंडली बनाने के लिए। कोई दिक्कत? गैल्वेनोमीटर को ओमीटर में बदलने के लिए और गैल्वेनोमीटर की कुंडली बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है ना। 37 नंबर। शंट के 2 उपयोग को लिखे। अभी हमने बोला 2 उपयोग लिख देना, गैल्वेनोमीटर की कुंडली बनाने के लिए और गैल्वेनोमीटर को ओमीटर में बदलने के लिए। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा, तो जब किसी एमीटर को शंट करोगे भाई तो उसकी माप सीमा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा अंतिम प्रश्न था इस चैप्टर का। तो बाबू हम मिलेंगे फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, है ना। अगर कहीं त्रुटि हो तो त्रुटि तो होगी, कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को करना होता है तो कुछ त्रुटियां आएंगी, कम समझाने में हम समय दे रहे हैं। लेकिन जो विद्यार्थी इस सेशन में अर्थात 2025-26 के सेशन में जो 12 में आएंगे उनके लिए लाइव क्लास चलाएंगे, उसमें आपको पर्याप्त समय दी जाएगी। जरूर एक आध वीडियो देख करके तब जज कीजिएगा, है ना। चलिए धन्यवाद, बाय बाय, मिलेंगे हम अगले क्लास में।